नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मुखातिब कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी परांजपे से। अश्वनी परांजपे मूल रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आती हैं और परिषद से उनकी सियासी यात्रा आज महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। परांजपे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनना एक प्रतिष्ठा का सबब माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण पद, महिला विंग की प्रदेश की कमान आपको भारतीय जनता पार्टी ने संभाली है। इस जिम्मेदारी के बाद आप स्वयं को कहाँ महसूस कर रही हैं और इस जिम्मेदारी को किस रूप में लेती हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहले तो आज तक पार्टी ने जो जो काम दिया उसको मैंने जिम्मेदारी मानकर पूरी निष्ठा से करने का प्रयास किया है। हाँ, लेकिन मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनना एक महत्वपूर्ण दायित्व है और मुझ जैसी सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने यदि ये दायित्व सौंपा है तो इसको भी पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करूंगी। देखिए, यूं तो महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारों में कई नाम थे, लेकिन संगठन ने आपको चुना। तो ये प्रदेश अध्यक्ष की चॉइस थी या किसी केंद्रीय नेतृत्व का सहारा आपको मिला? आखिर आधार क्या रहा चयन का? जो मैंने इतने सालों में सीखा है, हमारे संगठनों में एक विशेष कार्यपद्धति है और उसके अंतर्गत मुझे लगता है कार्यकर्ता का आकलन होता है। क्योंकि आज तक जो भी पद मिले या जो भी जिम्मेदारियां मिली, मैंने कभी नहीं बोला मुझे ये चाहिए, और वैसा ही आज भी मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आदेश किया, मुझसे चर्चा की कि आपको ये काम करना है। और जब इतने वरिष्ठ और इतने अनुभवी हमारे अभी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी भाई साहब ने जब मुझे कहा, आदरणीय संगठन महामंत्री जी ने और भी सभी वरिष्ठों ने जब कहा, तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था और जो आज तक सीखा है उसको हाँ बोलना था। और निश्चित रूप से उन सबके सहयोग से ही इसको आगे लेके जाऊंगी, इस काम को। तो आप अपनी ऐसी 5 क्वालिटीज बता सकती हैं जिनकी वजह से आपका चयन हुआ होगा? क्योंकि जब निर्णय होता है, सिलेक्शन होता है, तो कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। तो कुछ 5 ऐसी बातें जो आपके व्यक्तित्व की हैं जिन्होंने लुभाया होगा। हालांकि ये कठिन सवाल है। ये सवाल जिनने चयन किया है उनसे पूछने का है। तो चलिए, खैर, आपने जब यहाँ तक पहुँच ही गई हैं आप, तो आपने क्या सोचा है महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में? आप इस संगठन को कहाँ ले जाना चाहती हैं? यात्रा कहाँ से शुरू हुई और आने वाले समय में हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए एक स्वर्णिम काल बन के आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा बिल लाकर, नारी शक्ति वंदन बिल लाकर ये बता दिया है कि आने वाले समय में महिलाओं को नेतृत्व के क्षेत्र में आगे लेकर आने की आवश्यकता। और वैसे भी भारत की संस्कृति रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये तो हमारा मूल है। पहले भी महिलाओं ने भारत में समाज का नेतृत्व किया है, तो आज ये हमारा मूल है। हमको वापस केवल हमारी, जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, बस वैसा ही कुछ मुझे लगता है कि एक बार अपनी शक्ति को याद करने की आवश्यकता है बहनों ने। बाकी सब हम यदि पुराने समय से लेकर आज तक यदि पीछे मुड़कर देखें, सिंहावलोकन करें, तो हमारा अध्ययन ही, हमारी विरासत ही हमको ये सिखा देती है कि हमें नेतृत्व समाज का कैसे करना है। और एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मध्य प्रदेश में हैं, और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने वो वातावरण निर्माण किया, फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो। लाडली लक्ष्मी एक ऐसी योजना थी जिसने समाज का दृष्टिकोण बदला है और समाज का नजरिया महिलाओं की तरफ देखने का बदला है। और इतना ही नहीं, बेटी जन्म लेती है तो उत्सव भी मनते हैं। आज बेटी प्रोफेशनल
कोर्सेज के लिए भी आगे जा रही है, पढ़ रही है मध्य प्रदेश में। और इतना ही नहीं, समाज अब अपने घर की बहन बेटियों बहुओं को नेतृत्व देने के लिए भी तैयार है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। समाज नेतृत्व देने को तैयार है, लेकिन उस नेतृत्व को दिशा देती है सियासत। सियासत में किसी सत्ताधारी दल का महिला मोर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यदि हम देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टी की रीति नीति में या सरकार की दिशा में महिला मोर्चा की कोई बहुत बड़ी भूमिका दिखती नहीं है। सिर्फ वोट के लिए जुगाड़ने के लिए और इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, ऐसा एक परसेप्शन बनता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और अभी आपके पहले एक हमारे चौथे स्तंभ के ही एक साथी मुझसे सवाल कर रहे थे, तो डेफिनेटली एक ऐसा वातावरण निर्माण करने का हमारा टास्क है। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि कैसे बहनों का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो सके और कैसे डिफरेंट प्रोफेशनल्स तक भी हम जा सकें, विभिन्न समाजों तक हम जा सकें, और कैसे नीचे तक, चूंकि यदि हम पंचायतों की बात करें या नगरीय निकायों की बात करें तो अभी भी 33% महिलाएं हैं, लेकिन उस महिला लीडरशिप को निकाल के बाहर लाना और आने वाले समय में ऐसे प्रोफेशनल्स, जो मैं बोलती हूँ कि वो थिंक टैंक है, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन उनकी कैसे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा में भूमिका बन सकती है, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, पार्टी में लोग जुड़े, पार्टी में आए, लेकिन चूंकि आप महिलाओं का सियासत में प्रतिनिधित्व करती हैं, तो महिलाओं की आवाज पार्टी तक ही नहीं सरकार तक भी पहुंचे, इसके लिए कुछ आपका रोड मैप है? देखिए, क्या होता है, जब महिलाओं की आवाज पहुंचानी है तो पहले हम जब महिलाओं तक जाते हैं, जो मैंने इसके पहले बात कही, जब हमारा उनसे संपर्क बढ़ेगा, तो आज मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ, वैसे जब बहनों की चर्चा मेरे से होगी तो समस्याएं निकल कर आएंगी, और फिर हम तो धुरी हैं बहनों और शासन के बीच की, तो ये धुरी का यही काम है कि बहनों की आवाज को कैसे शासन तक पहुंचा सकते हैं, और ये काम पहले भी हमारा रहा है और आगे इसको और अच्छे तरह से हम कैसे कर सकते हैं, हमारा प्रयास है। आप एक अच्छी वकील भी हैं, छात्र नेता रही, तो अच्छा बोलना तो स्वाभाविक है, लेकिन मूल बात यही है कि आज युवा महिलाएं, प्रोफेशनल महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं, उनका बहुत अधिक रुझान राजनीति में दिखाई नहीं देता। क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड है या एबीपी से आप जुड़ गई तो आप यहाँ तक पहुँच गई। बाकी आप देखें तो आम महिलाओं से यदि हम बात करें तो राजनीति उनके लिए कोई विषय नहीं है। नेतृत्व एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है, और जब डिफरेंट फील्ड्स में हम जाते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में जब लीडरशिप डेवलप होगी, तो वही लीडरशिप निकल के जब हमारे संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी आएंगे। हमको काम करने की जरूरत है और वो काम हम करेंगे। नहीं, पर आप बताइए, जिला स्तर पर आप देखिए ऐसी बॉडीज कहाँ हैं जहाँ पर हमें दिखे कि एक रिच लुक है महिला मोर्चा में, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। देखिए, मेरी घोषणा होकर अभी कितना समय हुआ है ये आप भी जानते हैं, और ये मेरा टास्क है कि इस प्रकार का चित्र आपको दिखेगा आने वाले समय में। और पहले चूंकि हमारा ये लक्ष्य था, चूंकि माया नरोलिया जी के साथ जब मैं प्रदेश महामंत्री रही, तो हमने उस वक्त लक्ष्य लिया था कि हम नीचे तक जाएंगे, समूह की महिलाओं को जोड़ेंगे, हम आंगनबाड़ी तक जाएंगे, हम पंचायतों तक जाएंगे। तो हमने उस पर, लता एलकर दीदी के टाइम हम पंचायतों तक गए थे। तो ऐसा हमारा हर बार जब हम अलग टास्क लेते हैं, वैसा इस बार भी हमारा ये भी टास्क है, और आगे उसमें ये जोड़ा गया है, क्योंकि ये यात्रा है। इसके पहले जितने अध्यक्षों ने काम किया, मैंने जैसे लता एलकर जी का बताया, बूथ तक उनने किया, फिर माया नरोलिया जी ने वहां तक किया, अब हम उसमें प्रोफेशनल्स को जोड़ने का जो हमारा लक्ष्य है, तो ये यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। और आप जैसे लोगों के जब मार्गदर्शन मिलते हैं, सुझाव मिलते हैं, तो उसमें धार आती है, तो वो धार आएगी निश्चित रूप से, आप सबके सुझाव आमंत्रित। महिलाओं की यदि भारतीय जनता पार्टी में स्थिति देखें, निश्चित रूप से अप्रत्याशित रूप से महिला नेतृत्व को पार्टी ने निखारा भी है, उभारा भी है। स्मृति ईरानी इसका उदाहरण है कि वो एक एक्ट्रेस हैं और वो बीजेपी में आई, और आपने अमेठी में उनका चुनाव प्रचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई।
तो आज वो फिर से सीरियल में है, फिर वहीं चली गई। तो पूरा ये उद्भव और पराभव उनका, इसको किस रूप में आप देख रही हैं? देखिए, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मुझे अटल जी की पंक्तियां अभी याद आती हैं और मैं उसका उल्लेख यहाँ करना चाहूंगी। प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और हम उसी विचारधारा के सारथी हैं। हम नया गीत गाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो नया गीत गाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और पार्टी जो काम देगी, आज पार्टी ने जो काम दिया है वो कर रहे हैं। जब कल पार्टी बोलेगी आपको दूसरा काम करना है तो दूसरा करेंगे, लेकिन अवसर देते हैं, जब काम देते हैं तो उस काम से कभी कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पीछे नहीं हटता। देखिए, आप एबीवीपी के बैकग्राउंड से हैं और एबीवीपी संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसकी कार्यपद्धति अलग है और बीजेपी की कार्यपद्धति अलग है। क्या डिफरेंस आपने देखा अभी तक? वो तो क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर रोज नया युवा आता है और हर साल नया युवा पास आउट भी होता है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग सिस्टम है जिसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है और लोग फ्लोट होते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व का एक ऐसा संगठन है जहां पर बड़ी संख्या में ये लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा विशालकाय परिवार आज भारतीय जनता पार्टी बना है। बाकी कार्यपद्धति की आप बात कहें तो राजनीति को के क्षेत्र में एक हमारा काम जो होता है, हमारा स्पान होता है, वो बड़ा होता है। हमको नीचे तक जाना होता है और विद्यार्थी परिषद में हम विद्यार्थियों के बीच काम करते हैं और विद्यार्थी परिषद तो ये कहती है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर हैं, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं। इवन हम भी जब विद्यार्थी परिषद में थे, हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि हम कभी राजनीति में आएंगे और निश्चित रूप से उसी विचारधारा के साथ काम किया। वो मेरे भाग्य में था और मेरा यहाँ आना हुआ किसी योजना के तहत ना। मैं विद्यार्थी परिषद में गई थी और आज यहाँ आई, वो भी ईश्वर की योजना से ही शायद आई हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो परिषद के ऐसे कौन से सिखावनियां हैं या क्या कौन से गुण हैं या उसके सिस्टम की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आप यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं, जिससे कि ये भी एक फ्लोटिंग? ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वो एक पाठशाला है व्यक्तित्व निर्माण की और वहाँ पे कार्यकर्ता निर्माण से राष्ट्र निर्माण की जो बात है वो हम सीखते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे मूल में आज भी है और यहाँ पर भी हम उस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हो तो भी। तो परिषद जो कहती है और पार्टी जो कहती है, उसमें कार्यपद्धति की जो बात मैंने इसीलिए कही थी कि सियासत थोड़ी सी टेढ़ी। मैंने पहले ही कह दिया, ये राजनीतिक क्षेत्र है। हाँ, तो क्षेत्र में वो जो आदर्श और प्रतिमान और जो सोच परिषद की या संघ के अन्य संगठनों की रही है, वो बीजेपी में आए तभी तो लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। देखिए, यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और कैडर पे काम करता है। आज भी हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण होते हैं, आज भी उस पर काम होता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कोई राजनीतिक दल हो जहां पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता हो। चलिए, आगे की यदि हम बात करें, अब चूंकि महिला मोर्चा से हैं आप और महिलाओं की हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा भी की, अब बात हम करते हैं कि दो वर्ग महिलाओं का यहाँ पर दिखाई देता है। एक वो वर्ग जो शोषित और पीड़ित नजर आता है क्योंकि वो शिक्षा में पिछड़ा है, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, और एक वो वर्ग भी है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो रील्स वाली महिलाओं का युग है। तो दोनों में किस तरह का डिफरेंस आप देख रही हैं और ये समाज में आगे उनकी क्या स्थिति है? उदाहरण देना चाहूंगी जी। भारतीय जनता पार्टी में आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो आपको बहुत पॉलिश दिख रहा है वो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होगा या जो वो बहुत रील्स बना रहा होगा। हमारी एक कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया का काम देखती थी, कविता डाबी जी, आप उनका प्रोफाइल कभी उठा के देखिएगा। हम हो सकता है वो जिस परिवेश से आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है
और मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, ईश्वर ने सबको समान बुद्धि देकर ही भेजा है। और मेरा ये अनुभव भी है, हो सकता है जो बहुत दिखाने वाले लोग होते हैं कभी कभी उनको कुछ नहीं आता, लेकिन जो ग्रास रूट पर काम करने वाला होता है उसको सब आता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप उठा के देखेंगे तो उनको, हर कार्यकर्ता, आप दिखावे पे मत जाइए, लेकिन वो कार्यकर्ता जो है वो सब समान है वहां पर। आप एक महिला नेत्री हैं, बीजेपी ने उस आपको सामने रखा है और भविष्य में और भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी क्योंकि एक बेस ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ी हैं। महिलाओं की स्थिति पे आपका क्या सोचना है? क्या कहीं ऐसी स्थिति भी आपको दिखाई देती है कि महिला अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि आप वकील भी हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हम काम कर रहे हैं, आप उस काम को फ्लैश कर रहे हैं, और हम जिस काम को जिनके बीच जाके कर रहे हैं उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि जब समाज जागरूक होगा तो ही हमारे कामों को सफलता मिल सकती है, क्योंकि मूल तो समाज है, परिवार है, और कहीं ना कहीं वो पारिवारिक मूल्य यदि खोते हैं परिवार के सदस्य, तो इस प्रकार की घटनाएं दिखती है, ना तो नहीं दिखती। इसलिए हमको उस पर काम करने की जरूरत है। आज एक बड़ा जो विषय है वो है लव जिहाद का, और लड़कियां उसमें जब ऐसे मामले आते हैं तो लड़कियां कई बार बदल जाती हैं, जो कुछ हो रहा है वो हमारी मर्जी से हो रहा है। तो ऐसी लड़कियां जो लव जिहाद में फंस चुकी हैं या फंस रही हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके पहले भी हमने इस पर काम किए हैं, और उनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो किसी न किसी, मेरा अनुभव जो रहा, मैं यहाँ नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन किसी न किसी प्रेशर में वो बच्चियां ये कहती हैं कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। इसलिए उनको काउंसलिंग करते हुए उनको वो संरक्षण देने की जरूरत है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आप गलत नहीं हो तो आपको अपनी गलती बताने की जरूरत नहीं है। वो बच्चियां काफी बार ये डर जाती है, यदि हम ये नहीं कहेंगे तो हमारे माता पिता का क्या होगा। उनको इस प्रकार के ब्लैकमेल करने वाले लोग भी हैं, और उनको यदि वो संबल देने की जरूरत है, उनको वो संबल मिलता है। तो ऐसे केसेस भी हैं कि ऐसी बहनों को बचाया गया है। अब दूसरा पहलू लेते हैं। कुछ एक आईएएस अधिकारी ने बयान दिया कि दलितों और ब्राह्मणों की बेटियों के बीच में जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा, जब तक ब्राह्मणों की बेटियां संबंध नहीं बनाएंगी, तब तक ये समरसता नहीं आएगी, आरक्षण नहीं हटना चाहिए। तो इस पे आपने क्या सोचा है, क्या आपका विचार है? देखिए, शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं, शिवाजी महाराज ने तो वो भी किया है। समय वो था कि यदि किसी ने औरंगजेब का काल था और वहां पर चले गए, उनकी सेना में उनसे स्पर्श हो गया, तो कुरीतियाँ उस कदर भी थी कि भाई अब हम उनको अपने में कैसे शामिल करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने उस समय अपने लोगों को वहां से निकाल कर भी अपनी सेना में वापस शामिल किया, अपने समाज में शामिल किया। वो हमारा आधार है, उनका काम हमारा आधार है, और हम उसी काम के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और आज भी हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, और आज भी हमारा भाई है तो वो हमारा है, उसमें हमको किसी प्रकार का कोई मतभेद रखने की आवश्यकता नहीं। वो व्यवस्था है समाज की, वो काम के हिसाब से समाज को काम जो बांटे गए थे उसके आधार पर वो व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको उस प्रकार के जो कुरीतियां आई उनने ये वातावरण बनाया, ये व्यवहार, ये भेदभाव, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। बोलना आसान है, उस पर काम करने की जरूरत है, नीचे जाके काम करना पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी की यदि हम बात करें तो ऐसी 5 महिला नेत्री जो आपकी नज़र में आज की डेट में रोल मॉडल हो सकती हैं और जिनको बीजेपी ने आगे बढ़ाया और आज वो बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। यदि आपने रोल मॉडल की बात की है, और मैं माननीय सुषमा जी का यदि नाम ना लूं, तो अपने आप में आदरणीय सुषमा स्वराज जी एक ऐसा नाम है जो पूरे महिला जगत के लिए एक प्रेरणा है। और
कभी कभी हमें विचारधारा के ऊपर जाकर भी सोचना होता है। तो वो विचारधारा के ऊपर जाकर सोचने वाली वो महिला है कि जिसने इस प्रकार का काम और इस प्रकार का संदेश अपनी कृति से दिया। या भाजपा की आपने बात कही है तो माननीय सुमित्रा ताई जी का नाम भी मैं लेना चाहूँगी, और इस प्रकार के अन्य नाम भी हैं, लेकिन ये नाम वो हैं जिनसे हम सदा मार्गदर्शन लेते आए हैं और इनको रोल मॉडल मान के हम इनसे हमेशा सीखते आए हैं। पर जो आपको कठिनाई हो रही वो ये है कि बीजेपी आज की डेट में हम एमपी के स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2-4 नामों के अलावा अब उस तरह का महिलाओं के प्रति वो वातावरण पार्टी में दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए बोलूँगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आप भी जानते हैं कि कितनी महिला मंत्री बनी और कैसे संख्या बढ़ी। आप भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तब का भी देख लें, तब तो एकला चलो का बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन आज यदि हम बात करते हैं तो आज ऐसे बहुत सारी बहनें, अभी आप स्मृति जी की बात कर रहे थे, आप निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, नाम गिनाएंगे तो बहुत नाम है। लेकिन ये सब कैसे आए हैं? ये सब नीचे से ऊपर आए हैं, नीचे से ऊपर काम करते हुए आए हैं। और हमें यहाँ पता नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में कि हमको कब कहाँ बिठा दिया जाएगा, हमसे काम करना है हमको ये पता होता है। आज इतना बड़ा उदाहरण दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा दीदी। रेखा दीदी जैसी मैं विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता थी, मैंने रेखा दीदी का वो काम भी देखा और रेखा दीदी को मैंने भाजपा में बिल्कुल कर्मठता से काम करते भी देखा है। रेखा दीदी जब मध्य प्रदेश में चुनाव थे तब हमारी प्रभारी भी थी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी। लेकिन आज रेखा दीदी जैसे कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो कार्यकर्ता के साथ न्याय होता है। तो ये उदाहरण है। महिला नेत्री हैं लेकिन गृहिणी भी हैं, एक परिवार भी है। कितना कठिन होता है पारिवारिक जीवन, कर्तव्य और उसके साथ सियासत। मैं सबको एक ही बात कहना चाहूँगी, मुझे जब पहली जिम्मेदारी मिली, मैं छोटी थी तब बहुत, LLB फर्स्ट ईयर में थी और मेरे को विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री बनाया। लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक ही बात कही थी कि हम प्रदेश मंत्री अपने कार्यक्षेत्र में हैं, हम घर में नहीं हैं। तो ये हर बहन को ध्यान में रखना चाहिए कि हम परिवार में परिवार के सदस्य हैं, और यदि हम वो ध्यान रखते हैं तो हमको कभी दिक्कत नहीं आती। अश्विनी जी, आप एक नया नेतृत्व हैं, अभी पार्टी ने आपको कमान दी ही है, तो आपने क्या रोड मैप बनाया? क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, महिला मोर्चे की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो शासन पद्धति में, अन्य स्थितियों में, और अभी निगम मंडलों की नियुक्तियां भी हो रही हैं यहाँ पर। जी देखिए, रोड मैप पर हम जब दोबारा बैठेंगे तब इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि हम हमारी टीम का गठन करें और टीम के साथ बैठकर जो हमने तय किया, क्योंकि हमारे यहाँ टीम भावना की बात होती है। यदि मेरे मन में कोई विचार है तो उसको जब मैं अपनी टीम के साथ रखती हूँ और टीम के समक्ष रख के और फिर आपको बताती हूँ, तो हम आपको जो बताएंगे वो करेंगे भी। तो मैं नहीं चाहती कि कथनी और करनी में कोई अंतर हो, इसलिए मेरी टीम बनने के बाद उनके साथ मिलकर, हमारे यहाँ मत अनेक निर्णय एक का भाव हम रखते हैं, और निश्चित रूप से वो सबका निर्णय होगा जो होगा, और हमारी पूरी टीम के साथ जो तय की हुई बात है वो रोल मॉडल के रूप में, रोड मैप के रूप में आपके सामने रखें। आज कोई युवती या कोई महिला अश्विनी जी की टीम में शामिल होना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसे? ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का अपना एक सिस्टम है, एक वर्किंग सिस्टम है। उस सिस्टम के आधार पर ही नाम भी आते हैं, लोग भी आते हैं, स्क्रूटनी भी होती है, और यहाँ तय करने वाला एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी टीम तय करती है। जो प्रमुख लोग हैं वो मिलकर तय करते हैं। तो उसी सिस्टम से ये भाजपा महिला मोर्चा की भी टीम बनेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी वैसे महिला मोर्चा की भी बनेगी, युवा मोर्चा की भी बनेगी, सारी वर्किंग सिस्टम वही है। नहीं, पर मोदी जी नए लोगों को लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे कोई प्रयोग के बारे में आप सोच रही, कुछ महिलाएं जो अच्छा काम कर रही हैं? बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ प्रोफेशनल्स और इस तरह की महिलाएं जो कुछ क्योंकि मेरा ये सोचना है, मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब भी,
मैंने अपने से छोटों से भी बहुत कुछ सीखा और आज भी सीखती हूँ, और उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। हमको ये पता होना चाहिए हमको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मुझे जो नहीं आता है वो जिसको आता है, यदि ऐसे लोग मेरी टीम में जुड़ेंगे तो टीम सशक्त होगी। अब महिलाओं की स्थिति हम देखें प्रदेश में, महिला अत्याचार या एनसीआरबी के आंकड़े तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक स्थितियां तो है नहीं। तो इन स्थितियों को हम कब तक शून्य पर ले आएंगे कि नहीं जीरो टॉलरेंस वाली स्टेट है, यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, होता है फिर करते हैं, एक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है, लेकिन हो ही नहीं। इस तरह का वातावरण मध्य प्रदेश में आए, कुछ सोचा है आपने, कुछ सुझाव है जो सरकार को देंगी? मैंने अभी आपको एक छोटी सी बात कही, सरकार को जरूर सुझाव देंगे, लेकिन जो मैंने बोला समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, उस पर भी काम होगा। जब हम साइमल्टेनियसली दोनों काम चलेंगे ना, तब काम हो पाएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। महिला अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, ऐसा भी कुछ आप चाहेंगे कि महिलाएं अधिकारों की? बिल्कुल, मैं एक एडवोकेट हूँ और काफी केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है, और मैं तो न्याय प्रिय व्यक्ति हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो मेरा थोड़ा सा वैसा रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो न्याय है वही धर्म है, और जो न्याय होना चाहिए वही होना चाहिए। कभी यदि कहीं महिला गलत है तो उसकी गलती है तो वो स्वीकार करेगी, और यदि कहीं पुरुष गलत है तो वो भी स्वीकार करेगा। लेकिन साथ में ये भी मानना है कि यदि हम परसेंटेज की बात करें तो मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है कि महिलाएं गलत नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो आपने बोला वो कुछ परिस्थितियां जो वातावरण और उसको देखते हुए यदि बनी है, तो उस पर भी मैं न्याय की ही बात करूंगी। आप न्याय की यदि बात करेंगी, कांग्रेस का कोई नेता यदि उसकी टंग स्लिप हो जाती है, जानबूझकर वो महिलाओं के प्रति उनके सम्मान में चोट पहुंचाने वाली कोई बात कह देता है, तो आप तो प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे। लेकिन आपके ही पार्टी के नेता या सरकार के मंत्री यदि ऐसा कुछ कहते हैं, तब आपका स्टैंड क्या होगा? देखिए, आप पर्टिकुलर किस केस की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं जानती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहता है, अश्विनी परांज पे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। यदि किसी दिन अश्विनी परांज पे से भी कोई गलती होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि वो उसको शो कॉज नोटिस दे देगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, तो यहाँ पर तो गलत नहीं चल पाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकेंगे? नहीं, बिल्कुल। जब शो कॉज नोटिस ही दे दिया जाएगा, व्यक्ति को वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में तो सीधे निराकरण की स्टेज में हम आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कभी निराकरण भारतीय जनता पार्टी में ना हो। कांग्रेस बिना प्रदर्शनों के मानती ही नहीं भाई, तो करना पड़ता है प्रदर्शन। नहीं, पर एक मंत्री जी हैं, सोफिया जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, आज भी बैठे हुए हैं, क्या क्या किया पार्टी ने? नहीं, ये ऐसा है कि चूंकि उस कार्यक्रम में मैं स्वयं थी और हमारे प्रभारी मंत्री, और उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ये मुझे भी पता है, क्योंकि उसको मैंने व्यक्तिगत सुना है। हाँ, यदि मैंने व्यक्तिगत नहीं सुना होता तो शायद मैं आपकी बात पे बिलीव करती। तो अब इंटरव्यू के आखिरी चरण में आपके बारे में आपके मोर्चा की सदस्य, पार्टी के लोग जानना चाहेंगे कि भाई अश्विनी जी की यात्रा कैसी रही कि यहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच गई हैं, तो अपने बारे में थोड़ा आप बताइए। मुझे तो ऐसा लगता है हम सब कठपुतलियां हैं और ईश्वर ऊपर से चलाता है। हाँ, लेकिन ये कहूंगी कि बचपन से सामाजिक वातावरण मुझे मिला। मेरे दादाजी एक समाज सेवी थे, जबलपुर के एक बहुत बड़ी संस्था है दत्त भजन मंडल, उसके संस्थापक रहे। 50 वर्षों तक वहाँ के इलेक्टेड सेक्रेटरी भी रहे, और मेरे पिताजी जो थे वो वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर के थे। हाँ, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये कहा नहीं कि तुम ये करो। हमारे घर में वो वातावरण नहीं था कि बच्चों को ये कहा जाए कि हम ये बोल रहे हैं इसलिए आप ये बनो या ये करो, ये वातावरण नहीं था। ये तो अचानक सडनली ऐसा हुआ कि जब 2001 में विद्यार्थी परिषद भी नहीं, मैंने कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिया था उस समय, तो फर्स्ट ईयर में, और मैंने जाके बोर्ड पे पढ़ा कि कल चुनाव है, तो तुरंत मैं घर आ गई और पापा से बोला, पापा परमिशन दे दो, मेरे को चुनाव लड़ना है।
पापा मुस्कुराए और बोले कब है चुनाव? मैंने कहा पापा कल। तो बोले ऐसे एक दिन में क्या कोई चुनाव लड़ता है? तो मैंने कहा पापा प्लीज हाँ बोल दो, जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे मुझे लड़ते नहीं बनेगा। तो बहुत जिद किया मैंने, तो पापा बोले अच्छा ठीक है जाओ, यदि हारो तो रोना नहीं। मैंने कहा ठीक है। हाँ लेकिन मैं स्कूल टाइम से इंटर स्कूल और इन सब चीज़ों में, कैंप्स में मेरा जाना होता था, तो मेरे सारे स्कूल सीनियर्स उस कॉलेज में थे और मेरे सबसे रिलेशन बचपन से बहुत अच्छे रहे हैं। और शायद उसका ही परिणाम था कि मैंने दूसरे दिन चुनाव लड़ा। मेरे अगेंस्ट 3 लोग थे, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन की दीदी लोग थी, एक फाइनल ईयर की थी, और मैं बहुत रॉ थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि अपोजिशन वाले का मैंने फॉर्म नहीं भरना चाहिए, एक को फॉर्म नहीं भरते बन रहा था, मैंने वो भी भरना बता दिया, इतनी रॉ थी। और बस उसके बाद एक भाषण का समय होता है, वो भाषण हुआ और उसके बाद मैं चुनाव जीत गई। और जब मैं चुनाव जीत के घर आई तो पिताजी ने मुझे इतना ही बोला, बोले तुरंत उसी दिन शाम को गणेश उत्सव चल रहा था, पापा ने पता किया कौन संगठन मंत्री, उस समय वीडी भाई साहब वहाँ पर संगठन मंत्री हुआ करते थे, और पिताजी ने विद्यार्थी परिषद में संपर्क करके मुझे वहाँ लेके गए और बोले अभी आपके काम की है, इससे विद्यार्थी परिषद का काम कराइए। और बस वहाँ से यात्रा शुरू हुई और हमने उस कॉलेज में, चूंकि मल्लिका जी और इनके समय तो वो कॉलेज गढ़ हुआ करते थे, लेकिन बीच के समय काल के बाद वहाँ पर काम परिषद का खत्म हो गया था और वहाँ पर हमको फिर से उस काम को रिबिल्ड करना पड़ा। थोड़ा सा जो हमारी लॉबी थी, टीचर्स लॉबी, उसमें भी काफ़ी विरोध देखने को मिला। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट कॉलेज था, तो बहुत सारे दबाव भी हमारे ऊपर आते थे कि ऑटोनॉमस कॉलेज है, आपको यहीं पढ़ना है। मेरे को ये भी कहा गया था कि आपको यहीं पढ़ना है, आपका रिजल्ट यहीं बनेगा। तो मैंने बहुत तटस्थता से हमारे जो मैडम थी उनको कहा था कि मैम मैंने आज तक पेपर देती हूँ और उसके बाद पेपर मिलाती हूँ कि मुझे कितने मार्क्स मिले, और मेरा विश्वास है उससे उतने मार्क्स मुझे मिलते हैं। तो यदि उससे ज़्यादा मिले तो भी मैं कोर्ट में जाऊंगी और कम मिले तो भी मैं कोर्ट में जाऊंगी, तो आप कॉपीज उस तरह से चेक करिएगा। इतना बस मैंने कहा और मैं अपने काम में जुड़ गई। मुझे तो वो काम खड़ा करना था वहाँ पे। फिर मुझे ये भी कहा गया कि यहाँ राजनीति नहीं चलती कॉलेज कैंपसेस में। तो फिर मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कहा मैम माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जो ऑर्डिनेंस है उसकी फर्स्ट लाइन ये कहती है कि ये छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और लोकतंत्र हमें हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करने का अधिकार देता है। तो हम किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं और इसलिए हम यहाँ पे काम खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमने काम खड़ा किया। इवन जब मैंने प्रतिवर्ष चुनाव लड़ा 3 साल तक, और जब फाइनल ईयर में मैंने मेन ऑफिस बेरर का चुनाव लड़ा, उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मेरे कॉलेज में फ़ोन आता है कि ये लड़की चुनाव नहीं जीतनी चाहिए, और प्रिंसिपल मेरे कक्ष में आकर ये कहती हैं कि इस लड़की को वोट नहीं देना है। और उसके बाद तब फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल ऐसे चुनाव होते थे, कमेटी इलेक्शन में आके कहा गया, और मेरे अगेंस्ट जो इस लड़की को खड़ा किया था वो उससे भी मेरी मित्रता थी, उसको पता नहीं था कि मेरे अगेंस्ट खड़ा होना। उन्होंने आके कहा कि ये तो षड्यंत्र के तहत मुझे अश्विनी के अगेंस्ट लाके खड़ा किया गया, और प्रोफेसर्स ने कहा तो मैंने मान लिया, लेकिन मेरा पूरा समर्थन अश्विनी को जाता है। तो ऐसे सब लोगों ने कमेटी में जिताया। देन मेरे प्रोफेसर्स की भी स्थिति गुरु द्रोणाचार्य जैसी थी, आशीर्वाद शिष्य अर्जुन के साथ था, लेकिन वो लड़ाई सामने से लड़ रहे थे। कुछ ऐसी स्थिति मेरी प्राचार्य महोदया की भी थी। तो जब मेन ऑफिस बेरर का इलेक्शन हुआ तब भी यही स्थिति बनी कि मेरे पोस्ट पे टाई होता है, और बाद में वही प्राचार्य मैम चिट उठाती हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और मुझे मौका मिलता है उस कॉलेज को लीड करने का। लेकिन वो मौका केवल कॉलेज को लीड करने का नहीं था, एक ऐसी विचारधारा के लिए काम करने का था कि सतत 13 वर्षों तक जबलपुर के सभी कॉलेजेस में, और फिर बाद में संगठन ने मुझे अवसर दिया प्रदेश मंत्री के रूप में, तो प्रदेश में भी पूरे सभी महाविद्यालयों में अपना छात्र संघ लाने का प्रयास
मेरा रहा है। उस समय माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे, हमारे विवेक सक्सेना जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे। और फिर ये यात्रा आगे बढ़ी, प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गई, राष्ट्रीय मंत्री भी बनी। और मैं यही कहूँगी कि वो पाठशाला है जिस पाठशाला में मैं यहाँ नाम ना लूँ तो, क्योंकि मुझे सिखाने वाले माननीय सुनील अम्बेकर जी भाई साहब, जिनने मुझे पूरे देश भर में प्रवास के लिए भेजा। और कहीं ना कहीं जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाके जब हम 4 चीज़ सीख के आते हैं तो हमारा अपना विजन कुछ और होता है। तो सभी प्रदेशों में मेरा दौरा करने का अवसर मुझे दिया और मुझे बहुत सिखाया। मुझे गढ़ने में संघ संगठन ऐसे सभी लोगों का हाथ रहा है और जिस कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, ये तो मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। और ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसे लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिला, अन्यथा यदि दिशा नहीं मिलती तो ऐसे उदाहरण भी हैं कि जिनको दिशा नहीं मिली, वो भटकाव हो गया, लेकिन आज दिशा सही मिली तो आज आपके समक्ष हूँ। और एक चीज़ और कहूँगी कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं राजनीति में आऊँगी। वो तो अचानक ऐसा हुआ कि चूँकि संघ में माननीय स्मृति जी के साथ मैंने काम किया था और एक बार मेरी शादी को मात्र 3 महीने हुए थे और उनका फ़ोन आता है कि अश्विनी टिकट मिल गई, तुम आ जाओ, तुमको आना है। और आदत ये थी कि किसी ने बोला आना है तो हाँ, तो मेरे मुंह से हाँ निकल गया और फिर मुझे ध्यान आया, अरे मेरी तो शादी हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को वही आदत थी, मैंने तो हाँ बोल दिया, अब क्या करें। तो बोले अब क्या करना है, तुमने हाँ बोला है तो जाना है। तो मैंने कहा घर में सबसे बात क्यों करेगा, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम लोग 20 लोग थे घर में। तो बोले मैं बात करूँगा। और सबसे अच्छी बात, मुझे मेरे परिवार से भी वो समर्थन मिला और मैं वहाँ गई, मुझे काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद भी मुझे नहीं पता था, उसके बाद फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया गया, दीदी ने मुझे यहाँ भेजा। और उसके बाद संगठन के यहाँ पे उस समय नंदू भैया थे, मेनन जी थे, बाद में राकेश सिंह जी भाई साहब भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, वीडी भाई साहब रहे, आज हेमंत जी भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से एक पेरेंटल फिगर ऐसा मैं कहूँगी जो मार्गदर्शन देने वाले भी हैं और आगे हम अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। निश्चित रूप से जो उनका मिशन, विज़न और जो दृष्टि है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बेहतर भूमिका निभाने की तैयारी कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमसे बात की, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। नमस्कार।